कब्र का मुनाफा, तेजेंद्र शर्मा जी के द्वारा। यार, कुछ ना कुछ तो नया करना ही पड़ेगा। सारी ज़िंदगी नौकरी में गंवा चुके हैं, अब और नहीं की जाएगी चाकरी। खलील जैदी का चेहरा सिगरेट के धुओं के पीछे धुंधला सा दिखाई दे रहा है। नज़म जमाल विस्की का हल्का सा घूंट भरते हुए किसी गहरी सोच में डूबा बैठा है। सवाल दोनों के दिमाग में एक ही है, अब आगे क्या करना है, कौन करे अब या कुत्ता घसीटी। खलील और नज़म ने जीवन के 33 साल अपनी कंपनी की सेवा में होम कर दिए हैं। दोनों की यारी के किस्से बहुत पुराने हैं। खलील शराब नहीं पीता और नज़म सिगरेट से परेशान हो जाता है, किंतु दोनों की आदतें दोनों की दोस्ती के कभी आड़े नहीं आती है। खलील जैदी एक युवा अफसर बनकर आया था इस कंपनी में, किंतु आज उसने अपनी मेहनत और अक्ल से इस कंपनी को यूरोप की अग्रणी फाइनेंशियल कंपनियों की कतार में ला खड़ा किया है। लंदन के फाइनेंशियल सेक्टर में खलील की खासी इज्जत है। वैसे खलील भाई, क्या ज़रूरी है कि कुछ किया ही जाए, इतना कमा लिया, अब आराम क्यों ना करें। बेटे बहुए और पोते पोतियों के साथ बाकी दिन बिता दिए जाएं तो क्या बुरा है। मियाँ, दूसरे के लिए पूरी ज़िंदगी लगा दी, कंपनी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, लेकिन कल को मर जाएंगे तो कोई याद भी नहीं करेगा। अगर इतनी मेहनत अपने लिए की होती तो पूरे फाइनेंशियल सेक्टर में हमारे नाम की माला जपी जा रही होती। खलील भाई, मरने पर याद आया, आपने कॉर्पोरेट्स पार्क के कब्रिस्तान में अपनी और भाभी जान की कब्र बुक करवा ली है या नहीं। देखिए, उस कब्रिस्तान की लोकेशन, उसका लुक और माहौल एकदम यूनिक है। अब ज़िंदगी भर तो काम काम और काम से फुर्सत नहीं मिली, कम से कम मर कर तो चैन की ज़िंदगी जिएंगे। क्या बात कही है मियाँ, कम से कम मर कर तो चैन की ज़िंदगी जिएंगे। भाई वाह, वो किसी शायर ने भी क्या बात कही है कि मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। यार, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी भाभी जान बहुत सोशलिस्ट किस्म की औरत है, पता लगते ही बिफर जाएगी। वैसे तुमने आबिदा से बात कर ली है क्या? ये हव्वा की औलादों ने भी हम जैसे लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है। अब देखो ना, नज़म ने बीच में ही टोक दिया। खलील भाई, इनके बिना गुजारा भी तो नहीं, नेसेसरी इविल हैं हमारे लिए, और फिर इस देश में तो स्टेटस के लिए भी इनकी ज़रूरत पड़ती है। इस मामले में जापान बढ़िया है, हर आदमी अपनी बीवी और बच्चों तो शहर के बाहर रखता है, सबब में, और शहर वाले फ्लैट में अपनी वर्किंग पार्टनर। सोचकर कितना अच्छा लगता है। साफ पता चल रहा कि विस्की अपना रंग दिखा रही है। यार, ये साला कब्रिस्तान शिया लोगों के लिए एक्सक्लूसिव नहीं हो सकता क्या? वरना मरने के बाद पता नहीं चलेगा कि पड़ोस में शिया है या सुन्नी, या फिर वो गुजराती टोपी वाला। यार, सोचकर ही झुरझुरी महसूस होती है। मेरा तो बस चले तो एक कब्रिस्तान बनाकर उस पर बोर्ड लगा दूँ, शिया मुसलमानों के लिए रिजर्व्ड। बात तो आपने पते की कही है खलील भाई, लेकिन ये अपना पाकिस्तान तो है नहीं। यहाँ तो शुक्र मनाइए कि गोरी सरकार ने हमारे लिए अलग से कब्रिस्तान बना रखा है, वरना हमें भी ईसाइयों के कब्रिस्तान में ही दफन होना पड़ता। आपने कॉर्पोरेट्स पार्क वालों की नई स्कीम के बारे में सुना क्या? वो खाली 10 पाउंड महीने की प्रीमियम पर आपको शान से दफनाने की पूरी जिम्मेदारी अपने पर ले रहे हैं। उनका जो नया पैम्फलेट निकला है उसमें पूरी डिटेल्स दे रखी है। लाश को नहलाना, नए कपड़े पहनाना, कफन का इंतज़ाम, रोल्स रॉयस में लाश की सवारी और कब्र पर संगमरमर का प्लाक, ये सब इस बीमे में शामिल है। यार, ये अच्छा है, कम से कम हमारे बच्चे हमें दफनाते वक्त अपनी जेबों की तरफ नहीं देखेंगे। मैं तो जब इरफान की तरफ देखता हूँ तो बहुत मायूस हो जाता हूँ। देखो, 35 का हो गया है, मगर मजाल है ज़रा भी जिम्मेदारी का एहसास हो। कल कह रहा था, डैड कराची में बिज़नेस करना चाहता हूँ, बस 1 लाख पाउंड का इंतज़ाम करवा दीजिए। अबे, पाउंड क्या साले पेड़ों पर उगते हैं? नादिरा ने बिगाड़ रखा है, अपने आप को अपने सोशलिस्ट कामों में लगा रखा है। जब बच्चों को माँ की परवरिश की ज़रूरत थी, ये मेम साहब कार्ल मार्क्स की समाधि पर फूल चढ़ा रही थी। साला कार्ल मार्क्स मरा तो अंग्रेज़ों के घर में, और कैपिटलिज्म के खिलाफ किताबें यहाँ लिखता रहा।
इसलिए दुनिया जहान के मांसवादी दोगले होते हैं। सालों ने हमारा तो घर तबाह कर दिया। मेरा तो बच्चों के साथ कोई कम्युनिकेशन ही नहीं बन पाया। खलील ज़ैदी ने ठंडी सांस भरी। थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया है, मौत का सा सन्नाटा। हल्का सा सिगरेट का कश, छत की तरफ उड़ता धुआं, शराब का एक हल्का सा घूंट गले में उतरता, थोड़ी काजू के दांतों से काटने की आवाज़। नज़म से नहीं रहा गया। खलील भाई, उनकी एक बात बहुत पसंद आई है। उनका कहना है कि अगर आप किसी एक्सीडेंट या हादसे का शिकार हो जाएं, जैसे आग से जल मरे, तो वो लाश का ऐसा मेकअप करेंगे कि लाश एकदम जवान और खूबसूरत दिखाई दे। अब लोग तो लाश की आखिरी शक्ल ही याद रखेंगे ना। नादिरा भाभी और आबिदा को यही आइडिया बेचते हैं कि जब वो मरेंगी तो दुल्हन की तरह सजाई जाएंगी। यार नजम, एक काम करते हैं, बुक करवा देते हैं 2-2 कब्रें। हमें नादिरा या आबिदा को अभी बताने की ज़रूरत क्या है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो बता देंगे। क्या बात कही है भाईजान, मज़ा आ गया। लेकिन अगर उनको ज़रूरत पड़ गई तो बताएंगे कैसे? बताने के लिए उनको दोबारा ज़िंदा करवाना पड़ेगा। सुनो, उनकी कोई स्कीम नहीं है, जैसे बाय 1 गेट 1 फ्री या बाय 2 गेट 1 फ्री। अगर ऐसा हो तो हम अपने अपने बेटों को भी स्कीम में शामिल कर लेते हैं। अल्लाह ने हम दोनों को एक एक ही तो बेटा दिया है। भाईजान, अगर नादिरा भाभी ने सुन लिए तो खट से कहेंगी, क्यों जी, हमारी बेटियों ने क्या कसूर किया है? यार तुम डरावनी बातें करने से बाज नहीं आओगी। मालूम है, वो तो समीरा की शादी सुन्नियों में करने को तैयार हो गई थी। कमाल की बात ये है कि उसे शिया सुन्नी आगा खानी बोरी सभी एक समान लगते हैं। कहती है सभी मुसलमान हैं, अल्लाह के बंदे हैं। उसकी इंडिया की पढ़ाई अभी उसके दिमाग से निकली नहीं है। भाईजान, अब इंडिया की पढ़ाई इतनी ख़राब भी नहीं होती। पढ़े तो मैं और आबिदा भी वहीं से है। दरअसल मैं तो गोवा में कुछ काम करने के बारे में भी सोच रहा हूँ। वहाँ अगर कोई टूरिस्ट रिजॉर्ट खोल लूँ तो मज़ा आ जाएगा। भाई सच कहूँ, मुझे अब तो अपना घर मेरठ ही लगता है। 40 साल हो गए हिंदुस्तान छोड़े, लेकिन लाहौर अभी तक अपना नहीं लगता। यह जो मुजाहिर का थप्पा चेहरे पर लगा है, उससे लगता है हम लाहौर में ही ठीक वैसे हैं जैसे हिंदुस्तान में अछूत। मियाँ चढ़ गई तुम्हें पागलों की सी बातें करते रहो। याद रखो, हमारा वतन पाकिस्तान है बस। यह हिंदू धर्म एक डीजेनरेट, वल्गर और करप्ट कल्चर है। हिंदुओं या हिंदुस्तान की पढ़ाई पूरी तरह से एंटी इस्लामिक है। फिल्में देखी हैं इनकी, वल्गैरिटी पर्सोनिफाइड। मेरा तो बस चले तो सारे हिंदुओं को एक कतार में खड़ा करके गोली से उड़ा दूँ। नजम के खराटे बता रहे थे कि उसे खलील ज़ैदी की बातों में कोई रुचि नहीं है। वो शायद सपनों के उड़न खटोले पर बैठकर मेरठ पहुंच गया था। मेरठ से दिल्ली तक की बस का सफ़र, रेलगाड़ी की यात्रा और आबिदा से पहली मुलाकात, पहली मोहब्बत, फिर शादी। पूरी ज़िंदगी जैसे किसी रेल की पटरी पर चलती हुई महसूस हो रही थी। महसूस आबिदा भी कर रही थी नादिरा को। दोनों महसूस करती थी उनके पतियों के पास उनके लिए कोई समय नहीं है। उनके पति बस पैसा देते हैं घर का खर्चा चलाने के लिए, लेकिन उसका भी हिसाब किताब ऐसे रखा जाता है जैसे कंपनी के किसी क्लर्क से खर्चे का हिसाब पूछा जा रहा हो। दोनों को कभी यह महसूस नहीं हुआ कि वे अपने घर की मालकिनें हैं। उन्हें समय समय पर याद दिला दिया जाता कि घर के मालिक के हुक्म के बिना वे एक कदम भी नहीं चल सकती। आबिदा तो अपनी नादिरा आपा के सामने अपना रोना रो लिया करती, लेकिन नादिरा हर बात केवल अपने सीने में दबाए रखती। नादिरा ने बहुत मेहनत से अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन पैदा किया था। उसने एक स्थायी हंसी का भाव अपने चेहरे पर चढ़ा लिया था। पति की डांट फटकार, गाली गलौज, यहाँ तक कि कभी कभार की मारपीट का भी उस पर कोई असर दिखाई नहीं देता था। कभी कभी तो खलील ज़ैदी उसकी मुस्कुराहट से परेशान हो जाते। आखिर आप हर वक्त मुस्कुराती क्यों रहती हैं? यह हर वक्त का दांत निकालना सीखा कहाँ से है आपने? हमारी बात का कोई असर ही नहीं होता आप पर। नादिरा सोचती रह जाती कि अगर वो गमगीन चेहरा बनाए रखे तो भी उसके पति को परेशानी हो जाती है। अगर वो मुस्कुराए तो उन्हें लगता है ज़रूर कहीं कोई गड़बड़ है, अन्यथा जो व्यवहार वे उसे दे रहे हैं उसके बाद मुस्कुराहट जीवन से गायब ही हो जानी चाहिए। नादिरा ने एक बार नौकरी करने की पेशकश भी की थी,
लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए पास है वह। लेकिन खलील जैदी को नादिरा की नौकरी का विचार इतना घटिया लगा कि बात बहस में बदली और नादिरा के चेहरों पर उंगलियों के निशान बनाने के बाद ही रुकी। इसका नतीजा यह हुआ कि नादिरा ने पाकिस्तान से आई उन लड़कियों के लिए लड़ने का बीड़ा उठा लिया जो अपने पतियों एवं सास ससुर के व्यवहार से पीड़ित हैं। खलील को इसमें भी शिकायत रहती है, आपको तो हर खेल ही निराला है। मैडम, कभी कोई ऐसा काम भी कीजिए जिससे घर में कुछ आए। आपको भला क्या लेना कमाई धमाई से? आपको तो बस एक मजदूर मिला हुआ है, वो करेगा मेहनत, कमाएगा और आप उड़ाइए मज़े। अब नादिरा प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती। जैसे ही खलील शुरू होता है वो कमरा छोड़कर बाहर निकल जाती है। वह समझ गई है कि खलील को बीमारी है, कंट्रोल करने की बीमारी। वह हर चीज़, हर स्थिति, हर व्यक्ति को कंट्रोल कर लेना चाहता है, कंट्रोल फ्री। यही दफ्तर में भी करता है, यही घर में। अपने अपने घरों में आबिदा और नादिरा बैठी हैं। आबिदा टीवी पर फिल्म देख रही है, लगान। वह आमिर खान की पक्की फ़ैन है, उसकी हर फिल्म देखती है और घंटों उस पर बातचीत भी कर सकती है। पाकिस्तानी फिल्में उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बहुत लाउड लगती हैं। लाउड तो उसे अपना पति भी मालूम होता है, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है उसके पास। उसे विश्वास है कि नादिरा आपा कभी गलत हो ही नहीं सकती। वह उनकी हर बात पत्थर की लकीर मानती है। लकीर तो नादिरा ने भी लगा ली है अपने और खलील के बीच। अब वह खलील से किसी काम में दखल नहीं देती। लेकिन खलील की समस्या यह है कि नादिरा दिन प्रतिदिन खुददार होती जा रही है। जब से खलील जैदी ने घर का सारा खर्चा अपने हाथ में लिया है, तब से वो घर का सौदा सुल्फ भी नहीं लाती। खलील कुड़ता रहता है, लेकिन समझ नहीं पाता कि नादिरा के अहम को कैसे तोड़े। नादिरा खलील के एजेंडे से पूरी तरह वाकिफ़ है। जानती है कि ज़मींदार खून बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसका रियाया उसके सामने सिर उठाकर बात कर सके। परवेज़ अहमद के घर हुए बारबेक्यू में तो बदतमीज़ी की हद कर दी थी खलील ने। बात चल निकली थी प्रजातंत्र पर कि पाकिस्तान में तो छद्म डेमोक्रेसी है। परवेज़ स्वयं इसी विचारधारा के व्यक्ति हैं। उस पर नादिरा ने कही भारत को विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र कह दिया। खलील का पारा चढ़ गया। रहने दीजिए, भला आप क्या समझेंगी? बस यही कहकर एकदम चुप हो गया। नादिरा ने स्थिति को समझने में गलती कर दी और कहती गई, परवेज़ भाई, मैं क्या गलत कह रही हूँ? भारत का प्रधानमंत्री सिख, वहाँ का राष्ट्रपति मुसलमान और कांग्रेस की मुखिया ईसाई। क्या दुनिया के किसी भी और देश में ऐसा हो सकता है? फट पड़ा था खलील। आप तो बस हिंदू हो गई हैं। आप सिंदूर लगा लीजिए, बिंदी माथे पर चढ़ा लीजिए और आर्य समाज में जाकर शुद्धि करवा लीजिए, लेकिन याद रखिएगा, हम आपको तलाक दे देंगे। सन्नाटा छा गया था पूरी महफिल में। नादिरा भी सन्न रह गई। उसने जिस निगाह से खलील को देखा, अपने इस जीवन में खलील उसकी परिभाषा के लिए शब्द नहीं खोज पाएगा। फिर नादिरा ने एक झटका दिया अपने सिर को और चिपका ली वही मुस्कुराहट अपने चेहरे पर। खलील तिलमिलाया, परेशान हुआ और अंततः चकराकर कुर्सी पर बैठ गया। महफिल की मुर्दनी खत्म नहीं हो पाई। परवेश शर्मिंदा सा नादिरा भाभी को देख रहा था। उसे अफसोस था उसने बात शुरू हुई क्यों की। महफिल में कब्रिस्तान किसी चुप्पी छा गई थी। घर में भी कब्रिस्तान पहुंच गया। नादिरा आम तौर पर खलील के पत्र नहीं खोलती। एक बार खोलने का खमियाजा भुगत चुकी है, लेकिन इस पत्र पर पता लिखा था श्री एवं श्रीमती खलील जैदी। उसे लगा जरूर कोई निमंत्रण पत्र ही होगा। पत्र खोला तो हैरान रह गई। अपने घर से इतनी दूर किसी कब्रिस्तान में इतनी पहले अपने लिए कब्र आरक्षित करवाने का औचित्य समझ नहीं पाई। क्या उसका घर एक जिंदा कब्रिस्तान नहीं? इस घर में खलील क्या नर का जिल्लाद नहीं? घबरा भी गई कि मरने के बाद भी खलील के बगल में ही रहना पड़े होगा। क्या मरने के बाद भी चैन नहीं मिलेगा? चैन तो उसे दिन भर नहीं मिला। पाकिस्तान से आई अनीसा ने आत्महत्या का प्रयास किया था। रॉयल जनरल हॉस्पिटल में दाखिल थी। उसे देखने जाना था, पुलिस से बातचीत करनी थी, अनीसा को कब्र में जाने से रोकना था। अनीसा को दिलासा देती, पुलिस से बातचीत करती, सब वे से सैंडविच लेकर चलती कार में खाती, वह घर वापस पहुंची। घर की रसोई में खटपट की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, यानी कि अब्दुल खाना बनाने आ चुका था। रात का भोजन अब्दुल ही बनाता है।
खलील के लिए आज खास तौर पर कबाब और मटन चाप बना रही थी। नादिरा ने जब से योग शुरू किया है शाकाहारी हो गई है। ऊपर कमरे में जाकर कपड़े बदलकर नादिरा अब्दुल के पास रसोई में आ गई है। अब्दुल की खासियत है कि जब तक उससे कुछ पूछा ना जाए चुपचाप काम करता रहता है। बस हल्की सी मुस्कुराहट उसके व्यक्तित्व का एक हिस्सा है। आज भी काम किए जा रहा है, नादिरा ने पूछ ही लिया। अब्दुल, तुम्हारी बीवी की तबीयत अब कैसी है और बेटी ठीक है ना? अल्लाह का शुक्र है बाजी, माँ बेटी दोनों ठीक है। फिर चुप्पी। नादिरा को कई बार हैरानी भी होती कि अब्दुल के पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं होता। अच्छा भी है, 2 घरों में काम भी करता है, कभी इधर की बात उधर नहीं करता। खलील घर आ गया है, अब शरीर थक जाता है। उसे इस बात का गर्व है कि अपने परिवार को ज़माने भर की सुविधाएं मुहैया करवाई है। नादिरा के लिए BMW कार है तो बेटे इरफान के लिए टोयोटा स्पोर्ट्स। हैम्स्टेड जैसे पॉश इलाके में महलनुमा घर में है। घर के बाहर दूर तक फैली हरियाली और पहाड़ी। बिल्कुल पिक्चर पोस्टकार्ड जैसा घर दिया है नादिरा को। वह चाहता है नादिरा इसके लिए उसकी कृतज्ञ रहे। नादिरा तो 1 बेडरूम के फ्लैट में भी खुश रह सकती है। खुशी को रहने के लिए महलनुमा घर की ज़रूरत नहीं पड़ती। 7 बेडरूम का घर अगर एक मकबरे का आभास दे तो खुशी तो घर के भीतर घुसने का साहस भी नहीं कर पाएगी, दरवाजे के बाहर ही खड़ी रह जाएगी। खलील, ये आपने अभी से कब्रें क्यों बुक करवा ली है और फिर घर से इतनी दूर क्यों? कॉर्पोरेटर्स पार्क तो हमारी लाश को ले जाने में भी खासी मुश्किल होगी। भाई, एक बार लाश रोल्स रॉयस में रखी गई तो हैम्स्टेड क्या और कॉर्पोरेटर्स पार्क क्या। यह कब्रिस्तान ज़रा पॉश किस्म का है। फाइनेंशियल सेक्टर के हमारे ज़्यादातर लोगों ने वही दफन होने का फ़ैसला किया है। कम से कम मरने के बाद अपने स्टेटस के लोगों के साथ रहेंगे। खलील, आप ज़िंदगी भर तो इंसान को पैसों से तौलते रहे, क्या मरने के बाद भी आप नहीं बदलेंगे? मरने के बाद तो शरीर मिट्टी है, फिर उस मिट्टी का नाम चाहे अब्दुल हो, नादिरा या फिर खलील। देखो नादिरा, आप शुरू मत हो जाना। तुम अपना समाजवाद अपने पास रखो, मैं उसमें दखल नहीं देता। तुम इसमें दखल मत दो, मैं इंतज़ाम कर रहा। हम दोनों के मरने के बाद हमारे बच्चों पर हमें दफनाने का कोई बोझ ना पड़े, सब काम बाहर से ही हो जाए। आप बेशक करिए इंतज़ाम, लेकिन उसमें भी बुजुर्गा सोच क्यों? हमारे इलाके में भी तो कब्रिस्तान है, हम हो जाएंगे वहाँ दफन। मरने के बाद क्या फ़र्क पड़ता है हम कहाँ हैं? देखो, मैं नहीं चाहता कि मरने के बाद हम किसी खानसामा, मोची या प्लम्बर के साथ पड़े हों। नज़म ने भी वहीं कब्रें बुक करवाई हैं। दरअसल मुझे तो बताया ही उसी ने। मैं चाहता हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में तुमको बेस्ट चीज़ें मुहैया कराऊँ ही, मरने के बाद भी बेहतरीन ज़िंदगी दूँ। भाई, अपने जैसे लोगों के बीच दफन होने का सुख और ही है। खलील, अपने जैसे क्यों? अपने क्यों नहीं? आप पाकिस्तान में क्यों नहीं दफन होना चाहते? वहाँ आप अपनों के करीब रहेंगे, क्या ज़्यादा खुशी नहीं हासिल होगी? आप हमें यह उल्टा पाठ ना पढ़ाएं। इस तरह तो आप हमसे कहेंगे कि मैं पाकिस्तान में दफन हो जाऊं अपने लोगों के पास और आप मरने के बाद पहुंच जाएं भारत अपने लोगों के कब्रिस्तान में। यह चाल मेरे साथ नहीं चल सकती आप। हम आपकी सोच से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं बेगम। खलील, हम कह देते हैं, हम किसी 5 स्टार कब्रिस्तान में ना तो खुद को दफन करवाएंगे और ना ही आपको होने देंगे। आप इस तरह की सोच से बाहर निकलिए। बेगम, कुरान पाक भी इस तरह का कोई फतवा नहीं देती कि कब्रिस्तान किस तरह का हो। वहाँ भी सिर्फ दफन करने की बात है। दिक्कत तो यही है खलील, यह जो तीनों आसमानी किताबें वाले मज़हब है वो पूरी ज़मीन को कब्रिस्तान बनाने पर आमादा है। एक दिन पूरी ज़मीन कम पड़ जाएगी इन तीनों मज़हबों के मरने के लिए। नादिरा जी, अब आप हिंदुओं की तरह मुतासिब बातें करने लगी हैं। समझती तो आप कुछ है नहीं। आप तो यह भी कह देंगी कि हम मुसलमानों को भी हिंदुओं की तरह चिता में जलना चाहिए। खलील जब गुस्सा रोकने का प्रयास करता है तो नादिरा के नाम के साथ जी लगा देता है। हर्ज की क्या इसमें, कितना साफ़ सुथरा सिस्टम है। ज़मीन भी बची रहती है, खाक मिट्टी में ही मिल जाती है। देखिए, हमें भूख लगी है, बाकी बात कल कर लेंगे। कल कभी आता तो नहीं है, फिर आता आज हो जाता है, किंतु नादिरा ने तय कर लिया कि इस बात को कब्र में ही दफन होने देंगी। आबिदा को फ़ोन करती है। आबिदा, कैसी हो? अरे नादिरा आपा, कैसे हैं आप? आपको पता है आमिर खान ने दूसरी शादी कर ली है और सैफ अली खान ने भी अपनी पहली बीवी को तलाक दे दिया है।
इन दिनों बॉलीवुड में मज़ेदार खबरें मिल रही हैं। अपने शाहरुख की नई फिल्म देखी क्या? देवदास क्या फिल्म है। आबिदा, तुम फिल्मों की दुनिया से बाहर आकर हकीकत को भी कभी देखा करो। तुम्हें पता है कि खलील और नज़म कॉर्पोरेटस पार्क के कब्रिस्तान में कब्रें बुक करवा रहे हैं। आपा, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, एक के बदले चार चार बुक करें और मरने के बाद चारों में रहें। आपा, जब जिंदा होते हुए इनको 7 बेडरूम घर चाहिए तो मरने के बाद क्या खाली 2 गज़ ज़मीन काफ़ी होगी इनके लिए? मैं तो इनके मामलों में दखल ही नहीं देती, हमारा ध्यान रखें बस। आप क्या समझती हैं कि मैं नहीं जानती कि नज़म पिछले 4 साल से बुशरा के साथ वक्त बिताते हैं? आप क्या समझती हैं कि बंद कमरे में दोनों कुराब शरीफ की आयतें पढ़ रहे होते हैं? पिछले 2 सालों से हम दोनों भाई बहन की तरह जी रहे हैं। अगर हिंदू होती तो अब तक नज़म को राखी बांध चुकी होती। धक सी रह गई नादिरा। उसने तो कभी सोचा ही नहीं कि पिछले 5 वर्षों से एक ही बिस्तर पर सोते हुए भी वह और खलील हम बिस्तर नहीं हुए। दोनों के सपने भी अलग अलग होते हैं और सपनों की ज़बान भी। एक ही बिस्तर पर 2 अलग अलग जहान होते हैं। तो क्या खलील भी कहीं? वैसे उसे भी क्या फ़र्क पड़ता है। आबिदा, मैं जाति रिश्तों की बात नहीं कर रही, मैं समाज को लेकर परेशान हूँ। क्या यह ठीक है जो यह दोनों कर रहे हैं? आपा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए यह बातें बेकार सी हैं। जब मर ही गए तो क्या फ़र्क पड़ता है कि मिट्टी कहाँ दफन हुई। इस बात को लेकर मैं अपना आज क्यों ख़राब करूँ। हाँ, अगर नजम मुझसे पहले मर गए तो मैं उनको दुनिया के सबसे गरीब कब्रिस्तान में ले जाकर दफन करूँगी और कब्र पर कोई कुतबा तक नहीं लगवाऊँगी। गुमनाम कब्र होगी उसकी। अगर मैं पहले मर गई तो फिर बचा ही क्या। ठीक कहा आबिदा ने कि बचा ही क्या। आज ज़िंदा हैं तो भी क्या बचा है। साल भर बीत जाने के बाद भी क्या कर पाई है नादिरा। आदमी दोनों ज़िंदा हैं लेकिन कब्रें आरक्षित है दोनों के लिए। खलील और नज़म आज भी इसी सोच में डूबे हैं कि नया धंधा क्या शुरू किया जाए। कब्रें आरक्षित करने के बाद वो दोनों इस विषय को भूल भी गए हैं, लेकिन कॉर्पोरेटस पार्क उनको नहीं भूला है। आज फिर एक चिट्ठी आई है। मुद्रास्फीति के साथ साथ मासिक किस्त में पैसे बढ़ाने को चिट्ठी ने नादिरा का खून फिर खौला दिया है। खलील और नज़म आज ड्राइंग रूम में योजना बना रहे हैं। पूरे लंदन में एक नज़म ही है जो खलील के घर शराब पी सकता है और एक खलील है जो नज़म के घर सिगरेट पी सकता है, लेकिन दोनों अपना अपना नशा खुद साथ लाते हैं, सिगरेट भी और शराब भी। खलील भाई देखिए, मैं पाकिस्तान में कोई धंधा नहीं करूँगा। एक तो आबिदा वहाँ जाएगी नहीं, दूसरे अब तो बुशरा का भी सोचना पड़ता है, और तीसरा यह कि अपना तो साला पूरा मुल्क ही करप्शन का मारा हुआ है। इतनी रिश्वत देनी पड़ती है कि दिल करता है सामने वाले को 4 जूते लगा दूँ, ऊपर से नीचे तक सब करप्ट। अगर हम दोनों को मिलकर कोई काम शुरू करना है तो यही इंग्लैंड में रहकर करना होगा, वरना आप कराची और हम गोवा। मैं तो आजकल सपनों में वही गोवा में रहता हूँ। क्या जगह है खलील भाई, क्या लोग हैं, कितना सेफ फील करता है आदमी वहाँ। मियाँ, तुमको चढ़ बहुत जल्दी जाती है। अभी तय कुछ हुआ नहीं, तुम्हारे अंदर का हिंदुस्तानी लगा चहकने। तुम साले हिंदुस्तानी लोग कभी नहीं सुधर सकते। अंदर से तुम सब के सब मुतासिब होते हो, चाहे मज़हब तुम्हारा कोई भी हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो फिर आप ही कुछ सोचिए ना, आप तो बहुत ब्रॉड माइंडेड हैं। वही तो कर रहा हूँ। देखो एक बात सुनो। नादिरा भुनभुनाती हुई ड्राइंग रूम में दाखिल होती है। खलील, मैंने आपसे कितनी बार कहा है यह कब्रें कैंसिल करवा दीजिए, आप मेरी इतनी छोटी सी बात नहीं मान सकते। अरे भाभी, आपको खलील भाई ने बताया नहीं कि उनकी स्कीम की खास बात क्या है। उनका कहना है कि अगर आप किसी एक्सीडेंट या हादसे का शिकार हो जाएं, जैसे आग से जल मरें, तो वो लाश का ऐसा मेकअप करेंगे कि लाश एकदम जवान और खूबसूरत दिखाई दे। अब आप ही सोचिए, ऐसी कौन सी खातून है जो मरने के बाद खूबसूरत और जवान ना दिखना चाहेगी। आप तो हमसे बात भी ना करें नजम भाई, आपने यह कीड़ा इनके दिमाग में डाला है। हम आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। खलील, आप अभी फ़ोन करते हैं या नहीं, वरना मैं खुद ही कब्रिस्तान को फ़ोन करके कब्रें कैंसिल करवाती हूँ। यार, तुम समझती नहीं हो नादिरा, कैंसिलेशन चार्ज अलग से लगेंगे, क्यों नुकसान करवाती हो। तो ठीक है, मैं खुद ही फ़ोन करती हूँ, पता करती हूँ आपका कितना नुकसान होता है, उसकी भरपाई मैं खुद ही कर दूँगी। नादिरा गुस्से में नंबर मिला रही है। सिगरेट का धुआं कमरे में एक डरावना सा माहौल पैदा कर रहा है। शराब की महक रही सही कसर भी पूरी कर रही है। फ़ोन लग गया है। नादिरा अपना रेफरेंस नंबर देकर बात कर रही है। खलील और नज़म परेशान और बेबस से लग रहे हैं। नादिरा थैंक्स कहकर फ़ोन रख देती है। लीजिए खलील, हमने पता भी कर लिया और कैंसिलेशन का ऑर्डर भी दे दिया है। पता है उन्होंने क्या कहा? उनका
कहना है कि आपने 350 पाउंड एक कब्र के लिए जमा करवाए हैं, यानी कि 2 कब्रों के लिए 700, और अब इन्फ्लेशन की वजह से उन कब्रों की कीमत हो गई है 1100 पाउंड, यानी कि आपका हुआ कुल 400 पाउंड का फ़ायदा। खलील ने कहा, क्या 400 पाउंड का फ़ायदा बस साल भर में? उसने नज़म की तरफ देखा। नज़म की आंखों में भी वही चमक थी। नया धंधा मिल गया था।